हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 12 सितंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों को देखेंगे। जिसमें से पहला समाचार ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिक, वरिष्ठ नागरिक जिनका आय और कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत विशेष कार्ड दिया जाएगा और उन्हें 5 लाख तक का बीमा के तहत जो है स्वास्थ्य बीमा में शामिल किया गया है। तो इसको समझेंगे डिटेल से। दूसरा मुद्दा है कि लोक लेखा समिति, ये द हिंदू में ये एक्सप्लेनेशन है। कुछ दिन पहले अभी लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं PC वेणुगोपाल, उन्होंने कहा है कि वो सेबी अध्यक्ष माधवपुरी बुच के बारे या और भी जो भी के संसद द्वारा जो है इस तरह से स्थापित जो नियामकीय संस्थाएं हैं उनके कार्यप्रणाली के बारे में उस पर जो है जांच करने को लेकर वो अपने लिए वो जो विषय है उसमें निर्धारित किया गया है। तो इसको समझेंगे कि लोक लेखा समिति, उसके कार्य, उसकी संरचना, उसकी भूमिका के बारे में। तीसरा समाचार है केंद्र सरकार द्वारा अगले 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए के राशि के साथ जो है मिशन मौसम शुरू किया है, जो भारत और भारत के लोगों और बाकी जो भी स्टेक होल्डर हों उन्हें जलवायु परिवर्तन और आगामी मौसम की जो जटिलताएं हैं या घटनाएं हैं उनके प्रति कैसे उन्हें मजबूत बनाया जाए, कैसे उन्हें लोचशील बनाया जाए, जो इस तरह की समस्याओं से वो दूर कर सके, उसको लेकर प्रोजेक्ट मिशन जो है मिशन मौसम शुरू किया गया है। और फिर इसी पर आधारित, इन्हीं तीनों पर आधारित 5 प्रश्न हैं, उन पर हम उनको आगे देखेंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को या सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसमें शामिल किया गया है और इसको सरकार का लक्ष्य है कि 4.5 करोड़ परिवारों में 6 करोड़ जो 70 वर्ष से अधिक बुजुर्ग हैं भारत के, उनको इसका लाभ मिल सके। देखिए, हमारा जो 2018 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है आयुष्मान भारत, ये पूरे दुनिया में सरकारी सहयोग की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है जो परिवार के आधार पे 5 लाख तक की बीमा की बात करता रहा है। उसमें भी जनसंख्या के सबसे निचले तबके 40% जो लगभग 55 करोड़ आ रहा था, बाद में बढ़ के वो अब 65 करोड़ लोग हो गए हैं शामिल और 12.5 करोड़ के आसपास 14.5 करोड़ परिवार हो गए हैं। ये चीज़ें उसमें शामिल थी, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो छूट गया था। हालांकि सरकार इसमें धीरे धीरे बढ़ाव कर रही है। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा दीदियों के परिवारों को इसमें शामिल कर लिया था, लेकिन बुजुर्गों का जो 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं, जो देखा जाए तो सरकार का आंकड़ा है कि 6 करोड़ होंगे, उनकी विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब उनके लिए भी, उनका आय कुछ भी हो, इस हेल्थ स्कीम में शामिल कर लिया गया है। ये एक बहुत ही बड़ी जो है कह सकते हो कि आप उपलब्धि भी कह सकते हो और एक सराहनीय कदम भी कह सकते हो, ख़ास तौर से भारत में बुजुर्ग होती आबादी का बढ़ता परसेंटेज को देखते हुए। ठीक है, चलिए आइए ज़रा चर्चा में देखते हैं। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख योजना, उसकी जो एक प्रमुख योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY, इसके तहत आय की परवाह किए बिना, यानी कोई भी आय हो सकती है, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी है। अभी तक इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और वो आशा को दीदियों को छोड़ दिया जाए तो आय एक पहलू था, यानी समाज के जो है सोशल इकोनॉमिक और जो है जनसंख्या जो है सेंसस थी 2011 की इकोनॉमिक और सोशल इकोनॉमिक सेंसस, उसके आधार पे निचला 40% जो है जनसंख्या को इसमें कवर करने की बात थी। उन्हीं प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक की सेकेंडरी एंड टर्सरी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती थी। अब इसे लक्ष्य बढ़ा के सभी, कोई आय नहीं, उसके 70 जो है वर्ष से अधिक के सभी लोगों को इसमें शामिल कर लिया गया है और इस लक्ष्य में 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे और लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को इसमें पारिवारिक आधार पर 5 लाख रुपए के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर में लाभान्वित करने का सरकार का लक्ष्य है। अगर हम इसको देखें कि वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने का प्रावधान क्या है, तो देखिए, इस मंजूरी के साथ 70 वर्ष और उससे अधिक के जितने भी नागरिक हैं उन सबको अलग से एक हेल्थ कार्ड इशू किया जाएगा। एक इसी के तहत प्रधानमंत्री आरोग्य जन योजना का जो है कार्ड उनको दिया जाएगा और जो परिवार पहले से ही इसमें शामिल थे, यानी जो बुजुर्ग किसी गरीबी वाला जो आंकड़ा है उसके तहत वो उसमें शामिल थे,
उनके लिए भी 70 साल से ऊपर के जो भी लोग होंगे उनका अलग से 5 साल, यानी आप समझिए कि किसी कोई परिवार, एग्जिस्टिंग परिवार, गरीब परिवार शामिल था जिसमें उस परिवार के लिए 5 लाख तक का योजना था। अब उसमें 2 बुजुर्ग परिवार हैं, या पहले समझिए 1 बुजुर्ग परिवार हैं, तो अब वो 5 लाख अन्य लोगों के लिए और बुजुर्ग के लिए 5 लाख अलग से टॉप अप कर दिया गया है, क्योंकि वो राशि 5 लाख तक ही इलाज पूरा परिवार कर सकता था। अब क्या है कि उस बुजुर्ग के लिए अलग से 5 लाख कर दिया गया है। 2 बुजुर्ग हैं तो उस 5 लाख में 2 बुजुर्ग शामिल रहेंगे। ये जो पहले से गरीब वाले परिवार वाले में जो बुजुर्ग पहले से शामिल थे उनके लिए भी अलग से है, और जो नए होंगे, जो नए लोग शामिल होंगे, यानी जिनकी आय अच्छी रही होगी अभी तक नहीं शामिल हैं, उनको भी इसमें अब शामिल कर लिया गया है, अलग से हेल्थ कार्ड उनको दिया जाएगा। और इसके तहत जो है इसमें देखिए कि जो भी पारिवारिक आधार पे है 5 वर्ष तक कवर है, उसके साथ उसमें जितने भी बुजुर्ग होंगे वही अतिरिक्त जो 5 लाख वाला होगा उसमें वो शामिल रहेंगे। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के जो भी वरिष्ठ नागरिक अन्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं ले रहे हैं, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना है, सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना, या इस तरह की और भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या और ईपीएफ आदि के या निजी क्षेत्र की जो भी चीज़ ले रहे हैं, जो पहले सरकार वाले हैं उनके सामने विकल्प है कि वो उसको चुने, अपना जो एग्जिस्टिंग है उसको चुने, या ये जो सरकार वाली प्रधानमंत्री जन आरोग्य वाला है या आयुष्मान भारत वाला है इसको चुने। बाकी जो निजी क्षेत्र के लोग हैं, जो ईपीएफ वाले हैं, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी अब भारत का कोई भी 70 साल से उम्र का कोई भी व्यक्ति आयुष्मान भारत जो है इंश्योरेंस स्कीम के तहत संरक्षित है। किसी भी तरह की गंभीर बीमारियों से हमारे बुजुर्गों को तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी। उनकी पारिवारिक आय क्या है, उनकी हैसियत क्या है, किसी भी तरह से कोई इस पर रोक नहीं लगाया गया है। ठीक है। अब अगर हम समझें कि आयुष्मान बुजुर्ग योजना में 70 वर्ष से बुजुर्गों के विस्तार का महत्व, तो देखिए आयुष्मान भारत कर क्या रहा था। आयुष्मान भारत योजना लोगों को ये आश्वासन दे रहा था कि गंभीर रोग होने पर आपको आपके जेब से न खर्च करना पड़ेगा और न ही कर्ज लेके खर्च करना पड़ेगा। और ये भारत में जो कमज़ोर वर्ग था उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय था, क्योंकि कई सारे ऐसे अध्ययन बताते थे कि गंभीर बीमारियां परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे ढकेल देती हैं। जो निम्न मध्यम वर्ग तक था वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था और परिवार तबाह हो जाता था। ऐसे में उन्होंने इस योजना ने गरीब परिवारों को जो है संरक्षित करने की मदद की। अब वही संरक्षण समाज के एक कह सकते हो कि एक विशेष कमज़ोर वर्ग होता है जिसकी आय हो सकता है बेहतर हो, लेकिन उसकी विशेष स्वास्थ्य ज़रूरतें, सामाजिक हैसियत और इस तरह की चीज़ों को देखते हुए अब वो सारी संरक्षण, वो सारी सेवाएं मिलेंगी जो अब तक गरीब परिवारों को मिलती रही। वो क्या मिलती थी कि आपको आपके जेब से नहीं खर्च करना है, आपके हेल्थ ज़रूरतों का ध्यान देने के लिए सरकार ने ये योजना कर रखी है। और ऐसे में देखा जाए तो ये आयुष्मान भारत उनकी जो अद्वितीय स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताएं हैं और जो उनकी कमजोरियां हैं उनको पहचानने का एक प्रगतिशील प्रयास है। और देखा जाए तो पहली बार किसी राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य बीमा योजना में वरिष्ठ नागरिकों को स्पष्ट रूप से शामिल करने का ये वादा किया जा रहा है। और यह बढ़ती उम्र की आबादी के लिए यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें वित्तीय तनाव के बिना आवश्यक चिकित्सा ध्यान मिले। ये बातें, ये महत्व दर्शाता है सरकार की इस योजना का 70 वर्ष से अधिक लोगों के विस्तार का। क्यों ये ज़रूरी है उसके लिए समझें कि भारत में बुजुर्ग जनसंख्या से जुड़ी चुनौती क्या है। आज भारत डेमोग्राफिक रूप से डिविडेंट में है, यानी दुनिया की कह सकते हो कि सबसे युवा आबादी हमारे यहाँ है, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के होने के साथ साथ धीरे धीरे बुजुर्गों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जैसे अगर देखें जनसंख्या 2011 की जनगणना में देखें तो केवल 8.6% जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक उम्र की थी। वहीं 2050 तक ये अनुमान 19.5% होने की उम्मीद है। 19.5% आंकड़ा कम दिखता है, लेकिन जब इसे जनसंख्या के एक लेवल पे करेंगे, यानी जो हमारा जनसंख्या 1950 तक 160-170 करोड़ हो जाएगा, 150 करोड़ भी मान लीजिए, तो 30 करोड़ 32 करोड़ लोग हमारे यहाँ 60 साल के ऊपर के हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर देखा जाए तो संभवतः अमेरिका की ही आबादी इससे ज़्यादा हो सकती है। इतनी बड़ी आबादी को हमें क्या करना है, देखभाल करना है। और ऐसे में देखिए सरकार के लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी रिपोर्ट भी बताती है कि 2011 में 10.3 करोड़ लोग थे, जो 2050 में बढ़ के 31.9 करोड़ यानी 32 करोड़ के लोग, अधिक से अधिक लोग हो सकते हैं। साथ ही में ये बता रहा है कि बुजुर्ग आबादी का मतलब स्वास्थ्य और दीर्घकालीन देखभाल पर अधिक खर्च होना, श्रम बल की कमी, सार्वजनिक बचत की कमी, वृद्धावस्था आय की असुरक्षा
और इन सब के साथ साथ उनके पारंपरिक स्वास्थ्य पर भी खर्च बढ़ता है, क्योंकि अध्ययन भी बताते हैं कि देखिए उनकी जो पुरानी स्वास्थ्य स्थितियाँ रहती हैं और वो और ज़्यादा जटिलताएं उत्पन्न करती हैं। जैसे देखिए 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में दिल के दौरे और स्ट्रोक जैसे हृदय संबंधी 35.6% हो जाता है, जबकि 45 से 59 यानी जस्ट पहले की अवस्था में आएंगे तो ये कम होकर 21.9% हो जाता है। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ता है हृदय आघात का खतरा, ऑर्थोपेडिक और भी कई सारी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और वैसे भी अब वो जो है वर्किंग एज में नहीं रहते हैं और ये संख्या बहुत बड़ी हो गई है, हो सकती है। ऐसे में इस चीज़ को ध्यान में रखना निश्चित रूप से सरकार का एक बेहतर कदम है। थोड़ा सा हम, हालांकि आप लोग जानते होंगे, आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में भी देख लें तो देखिए यह 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था, झारखंड से, रांची से शुरू किया गया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। 12 करोड़ 34 लाख परिवार के 55 करोड़ से अधिक व्यक्ति इसमें माध्यमिक और तृतीयक देखभाल में अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए ये प्राप्त करते हैं। 49% महिलाएं लाभार्थी हैं इसमें। 7 करोड़ 37 लाख से ज़्यादा जो है अस्पताल में भर्ती लाभार्थी हो गए हैं, जिनसे पूरे परिवारों का लगभग अगर देखा जाए तो टोटल 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इतनी ही भर्ती में बचत हो सकती है। और सरकार द्वारा जो है अपनी इस योजना को लाभार्थी आधार का निरंतर विस्तार किया जाता रहा है। जैसे प्रारंभ में ये योजना के तहत निचली 40% आबादी, और इसमें जो है जनगणना 2011 की जाति और सामाजिक जनगणना जो की गई थी, जिसके डेटा जो है सरकार अपने इसी तरह की योजनाओं को, ये जो सामाजिक योजनाओं को लागू करने के लिए रखी थी है, उसके तहत जो निचला 40% को इसमें कवर किया गया था, तो वो आया था निचला 40% 10 करोड़ 74 लाख, और ये लगभग आपका 50 करोड़ के आसपास होता था। बाद में सरकार ने 2011 की जनसंख्या में देखा कि 10 की वृद्धि, चूँकि जनगणना हुई नहीं 2021 में, 11.7% की 10 की वृद्धि के आधार पे ये जो 11.74 करोड़ था उसे बढ़ा के 12 करोड़ कर दिया, और वर्तमान में ये 13.44 करोड़ परिवार यानी लगभग 65 करोड़ लोगों तक यह पहुंच गई है। सरकार ने इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा दीदियों के 37 लाख परिवारों को भी इसमें शामिल कर दिया, और अब 70 साल से ज़्यादा के जो बुजुर्ग हैं और जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको भी अभी शामिल इसमें नहीं है, लेकिन उनको भी शामिल करने की सरकार की योजना है, जल्द उन्हें भी शामिल कर लिया जाएगा। तो 70 वर्ष उससे अधिक उम्र के जो 6 करोड़ लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। यानी अब ये आंकड़ा 72 करोड़ यानी 140 करोड़ की आबादी में 72 करोड़ लोग इससे सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य यानी उनको ये है कि 5 लाख तक का जो उनका स्वास्थ्य खर्चा आएगा वो इस बीमा से कवर है। और ये देखा जाए कि देश की लगभग आधी आबादी जो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से एक तरह से संरक्षित हो गई है। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं। अगला है लोक लेखा समिति, संसद की लोक लेखा समिति। संसद की 3 प्रमुख वित्तीय समितियां होती हैं, लोक लेखा समिति जो है, एस्टीमेट कमेटी और जो है पब्लिक लोक उपक्रम समिति। ये 3 समितियों में ये जो समिति होती है, ये समिति अक्सर चर्चा में रहती है, क्योंकि 1967 के बाद से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसका अध्यक्ष विपक्ष का कोई नेता चुना जाता है। अमूमन ये रहता है कि जो विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष होता है उसी को कर लिया, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। इसमें जो नेता विपक्ष का नेता रहा होगा उसी को ये चुना जाता रहा है, जिसके कारण अध्यक्ष के समिति के अध्यक्ष होने के पास कुछ उनके पास कार्य प्रक्रिया और इस तरह का कुछ अधिकार होता है, और ऐसे में ये सरकार की आलोचना का एक प्रमुख तंत्र होता है, राजनीतिक आलोचना का भी प्रमुख तंत्र होता है। इसलिए इसके जो है इसको लेकर जो है काफ़ी चर्चा होती रहती है। और ये सरकार का जो एक संसद का एक अधिकारी होता है, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसकी रिपोर्टों का जो है सरकार को लेकर जो उसकी रिपोर्ट आती है केंद्र सरकार को लेकर, राज्य सरकार की अपनी अलग होती है, केंद्र सरकार को लेकर जो उसकी रिपोर्ट आती है उस पर ये विधिवत जांच करता है। अभी क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो के.सी. वेणुगोपाल हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है कि माधवपुरी बुच जो सेबी वाला उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला इशू है, उसको ध्यान में रखते हुए उनका कहना है कि संसद के द्वारा जितने भी नियामकी संस्थाएं बनाए गए हैं उन सब की कार्य प्रक्रिया का जो है पीएससी जो है अध्ययन करेगी, और इसलिए फिर एक पॉलिटिकल मुद्दा है। और उनका कहना है कि वो माधवपुरी बुच को भी बुला सकती हैं, संसदीय समिति है, किसी को भी बुला सकता है।
तो आइए ज़रा सा हम इसको गंभीरता से समझें कि क्या मामला है, कैसे है, चर्चा में क्यों है। तो देखिए, सेबी की अध्यक्ष माधवपुरी बुच के खिलाफ हितों के टकराव के आरोप पर उठे राजनीतिक तूफान के बीच संसद की लोक लेखा समिति ने संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित नियामक निकायों के प्रदर्शन की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। और ये अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि समिति बुच के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए उन्हें बुलाने पर भी निर्णय करेगी। लोक लेखा समिति ने अपने कार्यकाल के दौरान जांच के लिए 161 विषयों का चयन किया है, जो पिछले वर्ष समिति के समक्ष लंबित मामलों से अतिरिक्त है। इसमें कई सारे ऐसे मामले हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दों को उसमें शामिल किए हुए हैं। ऐसे में इसकी जब रिपोर्ट आएगी या जब इस पर चर्चा होगी तो ये हंगामा तो बरसेगा ही बरसेगा। आइए जरा देखते हैं कि लोक लेखा समिति का इतिहास तो ये भारत की कुछ पुरानी समितियों में शामिल रही है। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी नवंबर में, तो 100 साल से ज़्यादा हो गया है, लगभग 103वां साल होने वाला है। और इसकी जब स्थापना हुई थी तब से लेके 1950 तक, यानी 1921 में इसकी स्थापना से लेके 1950 के आरंभ तक जो कार्यकारी परिषद के वित्त सदस्य थे वो इस समिति के अध्यक्ष थे। और जब इस दौरान 1950 के पहले तक, आज़ादी से लेकर 1950 तक जो इसमें हमारे वित्त मंत्री थे वो इसके अध्यक्ष के रूप में काम करते थे। लेकिन 1950 के बाद जब संविधान बन गया, उसके बाद यानी 26 जनवरी 1950 के बाद से भारत के संविधान के लागू होने के साथ यह समिति लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आ गई। यानी ये लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण, यानी कार्यपालिका का अब इसमें नहीं रह गया, अब ये विधायिका के नियंत्रण में आ गई। और फिर इसके तब से ये विधायिका के ही नियंत्रण में, विधायिका की ही संसद की वित्तीय समिति के रूप में अपना कार्य कर रही है। और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है, अगर देखें संरचना के दृष्टि से देखा जाए तो इसमें अधिकतम 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। सदस्यों का चयन उनके अपने अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत, यानी जो जितना उनका लोकसभा में रहता है उसी के आधार पर चुना जाता है लोकसभा के द्वारा। और अध्यक्ष राज्यसभा के भी 7 सदस्य उसी तरह से चुने जाते हैं। इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। 1967 तक सत्ता पक्ष के ही लोग रहते थे। 1967 में जो है पहली बार जो है 1967-68 में विपक्ष के एक नेता को इसमें शामिल कर दिया गया है, इसका अध्यक्ष बना दिया गया था लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तब से लेके आज तक ये परिपाटी चली रही है। और ये भी मानता है कि इसमें कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। एकदम क्लियर कट है कि मंत्री कोई सदस्य नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर कोई इसका सदस्य है और उसका मंत्री बनना है तो वो भी इस समिति से हट जाता है। ऐसा ये संभवतः इसके पीछे ये है कि ये कहीं सही ढंग से संसद की समिति के रूप में कार्यपालिका के कार्यों, खास तौर से आय और व्यय का मूल्यांकन कर सके, जांच कर सके। तो आइए ज़रा सा उसी की भूमिका को देखें। तो देखिए, लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसे बोलते हैं, ये संसद के चुने हुए सदस्यों की 3 वित्तीय समितियों में से एक है। अन्य 2 समितियां प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट समिति होती है। यह केवल जो प्राक्कलन समिति होती है ना, वो केवल लोकसभा की समिति होती है, उसमें राज्यसभा के लोग नहीं होते हैं। बाकी सार्वजनिक उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति, ये तीनों जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं। 22 इसके भी होते हैं, 22 इसके भी 22 होते हैं, इसके सार्वजनिक के भी 22 होते हैं। प्राक्कलन समिति के 30 होते हैं, लेकिन वो केवल वो लोकसभा की समिति होती है। ठीक है। भारत सरकार के राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षण करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष संसद द्वारा लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। यह जांच करती है कि संसद कार्यपालिका द्वारा किस तरह का नियंत्रण रखती है। देखिए, हमारे यहाँ व्यवस्था जो है संसदीय लोकतंत्र में ये है कि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, यानी संसद सदस्यों को चुनते हैं, यानी लोकसभा के सदस्य को चुनते हैं, और वह जो है सरकार पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो सरकार पे नियंत्रण स्थापित, खासतौर से वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो है ये संसदीय समितियां जो है उसी रूप को मूर्त रूप देने के लिए कार्य करती हैं, क्योंकि संसद का आकार बहुत बड़ा होता है। लोकसभा का 543 है, राज्यसभा का 238 है। इतने बड़े आकार में किसी मुद्दे पर चर्चा हो पाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में संसद ने अपने लिए संसदीय समितियों की स्थापना की है, जिसमें उस मुद्दे पर विधिवत चर्चा होती है कि सरकार जो संसद के द्वारा मैंडेट है उसके अनुसार कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। इसमें
इसमें मदद करता है। देखिए, सरकार पर विशेष रूप से उसके विनियोग विधेयक के संबंध में जांच की जाती है और इसका प्राथमिक कार्य संसद में रखे जाने के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षण रिपोर्ट पे चर्चा करना होता है। इसमें लेखा परीक्षक इसकी मदद भी करता है और समिति का यह कर्तव्य यह भी सुनिश्चित करना है कि संसद द्वारा दी गई धनराशि सरकार द्वारा मांग के दायरे में खर्च की गई है। अगर उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है या कम खर्च हो रहा है तो उस पर ये औचित्य भी उसका करती है। हालांकि देखा जाए तो ये बड़ा अच्छा काम लगता है, लेकिन व्यवहार में चूँकि संसद में, लोकसभा में सत्ता पक्ष का बहुमत रहता है और ये जो जांच भी करती है संसदीय समिति, अगर ये लोक लेखा समिति की बात करें तो ये कैग की रिपोर्ट पे, अमूमन कैग की रिपोर्ट पे करती है और कैग की रिपोर्ट खर्च हो जाने के बाद आता है और उसके बाद ये जांच करती है। तो कई लोग तो ये कहते हैं कि ये सिर्फ लकीर पीटने का भी काम करती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसके अध्यक्ष विपक्ष से होते हैं, परंपरा से चली आ रही व्यवस्था है और मंत्री कोई इसका सदस्य नहीं होता है। ऐसे में इसके द्वारा कई ऐसे मुद्दे को उठाया जाता रहा है जिसके जरिए सरकार चौकन्नी रहती है इसको लेकर, और होनी भी चाहिए, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका को संसद के प्रति जो है उत्तरदायी ठहराया ही जाना चाहिए। ठीक है, अब ये राजनीतिक मुद्दे हैं, उनको हम आगे छोड़ ही देते हैं, राजनीति को राजनीति पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तीसरा जो मुद्दा है वो ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है मिशन मौसम एक प्रोजेक्ट को जो है मंजूरी दी गई है। ये जो मिशन मौसम है, जैसे तस्वीर से ही दिख रहा है कि आने वाले समय में, या अभी कह सकते हो कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन की मार पड़ रही है, मौसम की घटनाओं में लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है, उससे कैसे भारत और भारत के लोगों को कैसे रिसाइलेंट या मजबूत बनाया जा सके, उसको लेकर ये मिशन शुरू किया गया है। ये 2 साल के लिए लाया गया है, 2 साल के लिए 2000 करोड़ रुपए का मिशन है। पृथ्वी मंत्रालय के 3 संस्थाएं इसमें मदद करेंगी। ये GIS आधारित स्वचालित डिसीजन मेकिंग सिस्टम से भी लैस होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित एडवांस जो भी चाहे रडार हो, चाहे जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो, या सैटेलाइट सिस्टम हो, या एडवांस कंप्यूटिंग हो, वो सारी प्रक्रिया से लैस होगा जो भारत को जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़ी हुई घटनाओं को प्रति संवेदनशील बनाने या उसको उसमें लोचशील बनाने में मददगार हो सकता है। आइए चलिए देखते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर को मिशन मौसम को मंजूरी दी है ताकि चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की भविष्यवाणी करने और उनका जवाब देने की भारत की क्षमता को बढ़ाया जा सके। ठीक है, यानी जब आप भविष्यवाणी कर सकते हैं तभी तो उसके प्रभाव के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे। ये 2 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए के बजट वाला है और इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत 3 प्रमुख संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र द्वारा जो है ये 3 संगठनों द्वारा ये कार्यान्वित किया जाएगा। अगर हम इसके उद्देश्यों को समझें या इसके थोड़ा महत्व को समझें तो इसका जो मेन उद्देश्य है कि हमें उन्नत रिसर्च और डेवलपमेंट के जरिए जलवायु विज्ञान क्षमताओं के माध्यम से भारत की मौसम संबंधी तैयारियों को मजबूत करना है कि आने वाले समय में जो मौसम संबंधी चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, ख़ास तौर से जलवायु परिवर्तन को लेकर, उसके प्रति हम तैयार रहें। यह मिशन समय और स्थान, टाइम एंड टेम्पोरल स्पेस एंड टेम्पोरल पैमाने पर अत्यधिक सटीक समय पर मौसम और जलवायु की जानकारी देने के लिए अवलोकन करता है और समझ को बेहतर बनाने पर यह ध्यान केंद्रित करता है। यानी इसमें समय और स्थान को लेकर अत्यधिक सटीकता के आधार पर ये जलवायु और मौसम का अवलोकन करके उसमें हमें क्या करेगा, हमारी जो समझ है उसको ये बेहतर बनाएगा। इसमें मानसून, वायु गुणवत्ता, चरम मौसम की घटनाओं, चक्रवात, कोहरे, ओलावृष्टि, बारिश के प्रबंधन के लिए मौसम के संबंधी जो हस्तक्षेप है उसके बारे में जानकारी रहती है। यह पहल नागरिकों और प्रमुख स्टेक होल्डर्स को चरम मौसम की स्थिति और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए बेहतर उपकरण देता है और संसाधन प्रदान करता है। समय के साथ साथ इसमें समुदायों, पारिस्थितिकी तंत्रों और विभिन्न उद्योगों में लोचशीलता या लचीलापन बेहतर होने की संभावना इसके जरिए जारी उम्मीद की जा रही है। अगर हम इसकी उसमें देखें कि इसमें कौन कौन से लाभ हो सकते हैं किस किस क्षेत्र को, तो कृषि क्षेत्र को इसमें लाभ होगा, आपदा प्रबंधन को लाभ होगा, रक्षा क्षेत्र को लाभ होगा, विमानन को लाभ होगा,
जल संसाधन, बिजली, पर्यटन, स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों को इसमें लाभ होगा। ये पहल शहरी नियोजन, परिवहन, अपतटीय परिचालन, पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों में डेटा संचालित निर्णय लेने में भी ये मददगार साबित होगा। और इसकी विशेषताएं, थोड़ा तकनीकी पहलू को देखें तो इस कार्यक्रम के प्रमुख घटकों में वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान का विस्तार करना है, मौसम की निगरानी करना है, पूर्वानुमान और मॉडलिंग पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। यानी पूर्वानुमान करके ऐसा मॉडल बनाना जो कि चीज़ों को सही ढंग से समझ सके। यह मौसम की भविष्यवाणी की सटीकता में सुधार करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग जैसे उन्नत तकनीकों का भी एकीकृत करने का काम करेगा। इसमें जो इसको मदद मिलेगी ये भविष्यवाणी करने में, उसमें अगली पीढ़ी के जो रडार होंगे, उन्नत उपग्रह प्रणाली होंगी, उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटर जैसे अत्याधुनिक तकनीकी होंगी, वो इसमें मदद करेंगे। साथ ही में वास्तविक समय में डेटा के प्रसार के लिए GIS आधारित स्वचालित निर्णय सहायता प्रणाली भी होगा कि जैसे जानकारी मिले वैसे तुरंत ही ऑटोमेटिक लेवल पे वो उपलब्ध हो जाए, रियल टाइम उपलब्ध हो जाए, तो वो काम करेगा। और इसमें मिशन के फोकस क्षेत्रों में मानसून का पूर्वानुमान करना है, वायु गुणवत्ता अलर्ट बताना है, कोहरा के बारे में, ओलावृष्टि, भारी वर्षा जैसी चरम मौसम की घटनाओं के लिए चेतावनी जो है शामिल है। और साथ ही में यह मिशन मौसम क्षमता निर्माण प्रयासों और जलवायु संबंधी चुनौतियों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने का भी काम करेगा, ताकि जो मौसम की मार है उससे बचा जा सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। तो चर्चा में रहे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत किए गए कतिपय संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो संशोधन किए गए हैं उसी पर आधारित है ये। इसके तहत आय की परिवार किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी गई है। बिल्कुल ठीक है। इस योजना के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख तक का अतिरिक्त टॉप अप कवर मिलेगा। ये भी बिल्कुल सही है कि जो नए लोग हैं वो हैं, जो पहले से कवर हैं उनको भी उनमें भी जो वरिष्ठ हैं उनके लिए 5 लाख का कवर मिलेगा। दूसरा है भारत सरकार के लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या 2011 में 10 करोड़ 30 लाख थी, बढ़कर 2050 में कितनी हो जाएगी? 23.3 करोड़, 31.9 करोड़, 37.7 करोड़, 42.5 करोड़। तो ये 31.9 करोड़ है, ये फैक्ट है, इसमें कोई बहुत याद करने की बात नहीं है। तीसरा है चर्चा में रहे लोक लेखा समिति की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति में अधिकतम 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य रह सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, परंपरा के अनुसार कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं रहता है। तो ये आंसर केवल इसका ए सही है। डी है हाल ही में भारत सरकार ने मिशन मौसम को मंजूरी दी है ताकि चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की भविष्यवाणी करने और उनका सामना करने में भारत की क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसके क्रियान्वयन में निम्नलिखित कौन सी संस्था या संस्थाएं जुड़ी हैं या हैं? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग सही है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ये भी सही है, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, यानी तीनों यानी उपयुक्त सभी संस्थान इसमें इसके क्रियान्वयन से जुड़े हुए हैं। अंतिम है चर्चा में रहे मिशन मौसम के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये नागरिकों और प्रमुख क्षेत्रों को चरम मौसम की स्थिति और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए बेहतर उपकरण और संसाधन प्रदान करेगी। बिल्कुल ठीक है। इससे कृषि, आपदा प्रबंधन, रक्षा, विमानन, जल संसाधन, बिजली, पर्यटन और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों को लाभ होगा। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है, ये दोनों ही सही हैं और इसके आधार पर आंसर इसका सी सही होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कोई कमेंट हो तो कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।